इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। और एक वादा तुम भी करो कि आइंदा से बादल की घन गरज से नहीं डरोगी, इसलिए कि अब तुम्हें पनाह देने वाला यहाँ नहीं होगा। ख़ुद को बहादुर बनाओ। ऐसे मौसम को एंजॉय किया करो, बहुत हसीन होता है। पता नहीं क्यों आगा, रवानी में उसके मुंह से आगा निकल गया। उसने जल्दी से लबों पे हाथ रख लिया। अच्छा लगा मुझे, बल्कि आज से तो मुझे आगा कहा करो। उन्होंने बेहद दिलचस्पी से उसे देखा, जो अभी तक उंगलियों से मुंह ढांपे हुए थी। कौन है वो नामालूम शख्स हवा बनकर इसके सर पे सवार हो गया था। टहलते टहलते शाम हो गई और ज़रगाम आगा फिर आन मौजूद हुए। तब से अब तक वो एक लफ्ज़ न पढ़ सकी थी। उसका जहन सुलग रहा था। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मोहब्बत कांच की गुड़िया। तो चलिए फिर इस नावल का आगाज़ करते हैं। और फिर देखते ही देखते आसमान उदे उदे बादलों से ढक गया। धूप की तमाज़त ने अपने पर समेटे और ठंडी ठंडी हवा ने मौसम का रंग निखार दिया। नन्ही शाजीना ने होमवर्क की कॉपी बंद की और टेरेस पर आकर खड़ी हुई। मम्मी पापा सुबह से किसी मिलने वाले कहाँ गए हुए थे और वो घर में आया और चौकीदार के साथ अकेली थी। यकलख्त बादल गरजा। शाजीना का दिल सहम गया। उसका बादलों की गरज से बेहद खौफ महसूस होता था। जब कभी ऐसा मौसम होता, मम्मी की गोद में मुंह छुपाए लरसती रहती। अब तो मम्मी भी घर पर नहीं थी। उसने खौफसदा नज़रों से उफ़क़ पर चमकने वाली बिजली की लहर को देखा। किसी पनाहगाह की तलाश में नीचे की तरफ देखा। पता नहीं आया भी कहाँ थी। बादल एक बार फिर ज़ोर से गरजा और शाजीना के लबों से चीख निकल गई। ज़रगाम आगा ने गाड़ी पार्क करते चीख की आवाज़ सुनी और उनकी नज़रें सामने रेलिंग से चिमटी शाजीना पर जा ठहरी। उन्होंने बेसाख्तगी में कदम वापस गेट की जाने मोड़ लिया। साथ वालों के घर की बेल बजाते हुए एक लम्हे को उन्होंने ख़ुद को अहमक तसव्वुर किया। फिर अगले ही पल उन्हें वो खौफज़दा बच्ची याद आ गई, तो उन्होंने दोबारा बेल पे हाथ रख दिया। काफ़ी देर बाद गेट खुला और एक बेजार सूरत नमूदार हुई। जी, लहजे से साफ ज़ाहिर था कि इस वक्त उनकी आमद खासी नाखुशगवार गुजरी है। साहब होंगे घर पर? उन्होंने पूछा। जी नहीं, बेजारी से कहती आया गेट बंद करके पलटने को थी कि ज़रगाम ने आगे पाँव कर दिया। उसने उलझ कर मद्दे मुकाबिल को देखा। क्या मतलब है जी इससे आपका? कुछ नहीं, वो मुस्कुराए। इसी दम ज़ोरदार गरज के साथ टपाटप बारिश होने लगी। शाजीना एक बार फिर चीखी थी। ज़रगाम एक लम्हे का तवक्कुफ़ किए बगैर खुले गेट से अंदर दाखिल हो गए। आया रोकती रह गई। टेरेस पर पहुंचने में इन्हें 2 मिनट लगे। बच्ची रेलिंग से चिमटी काँप रही थी। हेलो बेबी, उन्होंने करीब पहुंचकर पुकारा। उसने नहीं सुना। उन्होंने बेहद आहिस्तगी से उसे रेलिंग से अलग किया और उठाकर अंदर ले आए। मम्मी आंखें बंद किए चीख रही थी। बेबी आंखें खोलें, बताएं क्या हुआ है। उन्होंने इसे गोद में भरकर प्यार से कहा। शाजीना ने अपनी नन्ही मुन्नी मुट्ठियों में उनकी शर्ट भींच ली। मुझे छुपा ले मम्मी, मुझे डर लग रहा है। उसके हलक से मरी मरी सी आवाज़ निकली। आया ज़रा फासले पर खड़ी खौफज़दा नज़रों से उन्हें देख रही थी। यकीनन इन्हें कोई चोर उचक्का समझ रही थी। बेनियाजी से ख़ुद से लिपटी बच्ची को थपथपाते रहे। शाजीना बेटा, चंदा किधर हैं आप? परेशान सी आवाज़ में कोई पुकारता अंदर दाखिल हुआ। ज़रगाम आगा ने सर उठाया। बेगम शाहनवाज़ एक अजनबी को यूँ घर में, फिर शाजीना को इसके गोद में देखकर ठिठक गई। आया? उन्होंने तंबीही नज़रों से खौफज़दा आया को देखा। वो जी, ये ज़बरदस्ती अंदर घुस आया, उसने थूक निकलते हुए बताया। आई एम सॉरी। शाजीना को गोद में उठाए खड़े हो गए। ऐसा मैंने सिर्फ इस बच्ची की वजह से किया। ये नहायत खौफज़दा थी, शायद बादल गरजने की वजह से, उन्होंने वजाहत की। ओह थैंक यू। बेगम शाहनवाज़ के चेहरे पर इत्मीनान की लहर उभरी और उन्होंने आगे बढ़कर शाजीना को गोद में ले लिया। शाजीना स्वीट, मैं आ गई हूँ मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने पेशानी चूमी। आया मेहमान को नीचे ले जाओ, मैं आ रही हूँ, आप प्लीज़ चलिए। उन्होंने पहले आया से फिर ज़रगाम आगा से कहा। जी मैं अब चलूँगा, घर में मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। उन्होंने इजाज़त चाहिए। नहीं बेटा, यूँ तो नहीं, अभी तो आपने तारुफ भी नहीं करवाया। बेगम शाहनवाज़ मुस्कुराई। मैं ज़रगाम आगा हूँ, एक रोज़ कबल हम आपके साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। बेगम शाहनवाज़ के साथ चलते चलते तारुफ करवाने लगे।
घर में अम्मी बाबा और मैं रहते हैं, मगर वीकेंड पे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए तन्हाई का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं एफए का स्टूडेंट हूँ और आजकल छुट्टियों से भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। ये शाजीना। बोलते बोलते उन्होंने शाजीना की तरफ इशारा किया। बैठो। ड्राइंग रूम में पहुँच चुके थे। हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? और भाई हमें तो ख़बर ही नहीं कि हमारे पड़ोस में इतने बहादुर लोग आ चुके हैं। बेगम शाहनवाज़ खासी बेतकल्लुफ़ खातून लगती थी। ज़रगाम उनकी बात सुनकर मुस्कराए। ये शाजीना हमारी लाडली बेटी कहने को बड़ी बहादुर नज़र आती है, बादलों की गरज चमक से बेहद खौफज़दा है। पता नहीं क्यों, बहुत कोशिश की हमने खोज लगाने की, पता नहीं चलता। वैसे मैंने ऐसे मौसमों में कभी इसे तन्हा नहीं छोड़ा। आज भी अच्छा खासा मौसम था, देखते ही देखते सूरत हाल हो गई। मैं और शाहनवाज़ अपने जानने वालों के यहाँ थे। जैसे ही मौसम के तेवर बिगड़े मैं चली आई। बहरहाल बहुत शुक्रिया बेटा आपका। शाजीना बेटा, शुक्रिया अदा करो भाई का। शाजीना अब कदरे नॉर्मल हो चुकी थी। उसने सर उठाकर ज़रगाम आगा की तरफ देखा और इज़हार तशक्कुर के तौर पर मुस्कुराती। आया चाय ले आई थी और साथ में स्नैक्स भी। ज़रगाम आगा चाय पीते ही उठ खड़े हुए। अब इजाज़त दीजिए, अम्मी बेहद परेशान हो चुकी होंगी, मैं आऊँगी आपको इनवाइट करने। बेगम शाहनवाज़ गेट तक साथ आईं। तेज़ बारिश के बावजूद और अपने गेट के अंदर घुसने तक ज़रगाम आगा बेगम शाहनवाज़ के इखलाक की बुरी तरह गर्विदा हो चुके थे। अम्मी बरामदे में परेशानी से टहल रही थी। उन्हें देखते ही लपकीं। कहाँ रह गए थे आगा? गाड़ी खड़ी करके कहाँ गए? मैं तो परेशान होकर रह गई। सॉरी अम्मी, ये साथ वालों की मदद करने गया था। बड़ी अच्छी हैं मिसेस शाहनवाज़। गीले बालों में तौलिया रगड़ने के साथ साथ अम्मी को बेगम शाहनवाज़ और शाजीना के मुतालिक भी बताते रहे। और जिस अंदाज में उन्होंने तारीफ़ की, अम्मी भी गर्विदा नज़र आने लगी। कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करती हूँ, अम्मी कहती हूँ किचन की सिमत गई और ज़रगाम आगा बेडरूम में चले आए। शाजीना प्यारी बच्ची है, उन्होंने सोचा। अलमारी से कपड़े निकालने लगे। हेलो बेबी। जॉगिंग से वापस आते हुए उनकी नज़र गेट में खड़ी शाजीना पर जा पड़ी। हेलो लाला, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ज़रगाम आगा इस प्यारे अंदाज पर सरशार हो गए। अरे, ये इतना प्यारा नाम आपको किसने बताया? वह दो जानू होते हुए बोले। मम्मी कहती हैं अपने से बड़े लोगों को लाला कहते हैं। आप मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए लाला हुए। उसने जगमगाती आंखों से वजाहत की। आप तो बड़ी ज़हीन बच्ची हैं, दोस्ती करेंगी आप मुझसे? वो दिलचस्पी से गोया हुए। सोच कर बताऊँगी, गहरी संजीदगी से बोली। चले ठीक है, वो मुत्तफ़िक हो गए। अगर आप सोच लें और मेरी दोस्त बनना पसंद करें तो मुझे बता दें, ये वाला घर हमारा है, आप आएंगी ना? शाजीना ने पोनियों वाला सर ज़ोर से हिलाया और ज़रगाम ने बेख्तियार गालों पे प्यार कर लिया। ओके, खुदा हाफिज़। उन्होंने सीधे होते हुए हाथ बढ़ाए, जिसे शाजीना ने थाम लिया। खुदा हाफिज़ कहती हुए अंदर चली गई। खूब गुजरेगी, उन्होंने सोचा और चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। और अभी वो नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि शाजीना आ गई। आओ गुड़िया। ज़रगाम ने हाथ में पकड़ा अखबार नीचे रख दिया। ये शाजीना है अम्मी। उन्होंने कुछ दूर बैठी अम्मी से तारुफ करवाया तो वो भी प्यार दिलचस्पी से इसे देखने लगी। हेलो लाला, मैंने सोच लिया है आपसे दोस्ती कर लूँ। इसके लिए मेरी बहुत सी बातें मानना होंगी। वो इनके करीब बैठते हुए कहने लगी। अच्छा, भला क्या? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। आप पढ़ते हैं? पहला सवाल आया, ये शर्त। जी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। कौन सी क्लास में? वो तो पूरा इंटरव्यू लेने आई थी जैसे। क्लास 2 में। उनका लहजा शरारत भरा हो गया। क्या? उसकी बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें फैल गईं। आप इतने बड़े होकर क्लास 2 में हैं? मैं तो 4th में हूँ। आप यकीनन नालायक होंगे और फेल हो जाते होंगे। हकीकतन फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। फिर क्या करें? ज़रगाम आगा भी फ़िक्रमंद हुए। आप कोई ट्यूटर क्यों नहीं रख लेते? मशवरा दिया। मुझे ट्यूटर से पढ़ना पसंद नहीं। वो मुस्कुराए। ओफ़ो, वो झुंझला गई। इस तरह तो दोस्ती नहीं हो सकती। सब मजाक उड़ाएंगे कि शेनी का दोस्त कितना नालायक है। उसके फ़राक पेशानी पर बल पड़ गए। हाँ ये तो है। फ़ौरन मुत्तफ़िक हुए। ऐसा करते हैं कि मैं आपको पढ़ा दिया करूँगी। स्कूल से वापसी पर आप हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, 2 घंटा पढ़ाई होगी। इसके बाद आप मुझे सैर कराने ले जाया करेंगे और आइसक्रीम खिलाया करेंगे। और उसके बाद घर आकर आप और मैं होमवर्क करेंगे। फिर छुट्टी हो जाएगी। हर जुमा को आप हम सबको पार्क लेकर जाया करेंगे या फिर समंदर पर। मुझे समंदर बहुत पसंद है। बोलिए,
मंजूर है? उसने सवालिया नज़रों से देखा। ये तो बड़ी सख्त शराइतें हैं। उन्होंने मुंह बसोरा। तो फिर ठीक है, हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। कतियत से कहती जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रुकें तो मिस, अच्छी ट्यूटर हैं आप। भाई हमें सब कुछ मंजूर है। जरगाम आगा ने हाथ बढ़ाया जिसे थाम लिया गया। अब कल स्कूल से वापसी पर ठीक 2 बजे आप अपनी सारी बुक्स लेकर हमारी तरफ आ जाएंगे और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक? प्रोग्राम सेट करती खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। जरगाम आगा को बेसाख्ता हंसी आ गई। क्या हुआ आगा? अम्मी अंदर आते हुए बोली। शाजीना मुझे पढ़ाया करेगी क्योंकि मैं नालायक बच्चा हूँ। उन्होंने हंसते हुए सारी बात बताई तो वो भी मुस्कुराती। रात डिनर पर वो शाजीना के यहाँ मदऊ थे। शाजीना की मम्मी की तरह उसके पापा भी बड़े हंसमुख थे। लम्हों में वो और आगा जमाल खान बेतकल्लुफ़ हो गए। खाने के बाद दिलचस्प नशिस्त जमी। शाजीना ने सबके सामने जरगाम आगा की नालायकी का भांडा फोड़ा और साथ में अपनी खिदमत पेश करने का भी फ़ख्रिया जिक्र किया। वो सब इसकी मासूमियत भरी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वापसी पर आगा जमाल खान ने उन्हें अगले दिन अपने यहाँ लंच की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया और यूँ उनके बीच खुशगवार ताल्लुकात की इब्तदा हो चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम मिस। जरगाम आगा मोटी मोटी किताबें उठाए दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। शाजीना ने संजीदगी से जवाब दिया। नीचे बैठने का इशारा किया। जरगाम ने किताबें टेबल पर रखीं, ख़ुद कालीन पर फसकड़ा मारकर बैठ गए। ABC सुनाए? शायद जांचना चाह रही थी। जरगाम आगा ने आंखें मीच कर झूम झूम कर पढ़ना शुरू किया। ABCFE। स्टॉप प्लीज़। इसने टेबल बजाई। जरगाम ने आंखें खोल कर देखा। शाजीना अफसोस से उन्हें देख रही थी। आपको तो ABC भी नहीं आती, पास क्या खाक होंगे? सबसे पहले ABC याद करें, बुक खोलें। वो वाकई टीचर लग रही थी, सख्त मिजाज किस्म की। इतनी मोटी किताबें किसकी हैं? किताबों पे नज़र पड़ती उसने पूछा। मेरी है। खून पी पी कर मोटी हो गई हैं, मिस्कीनी से बोले। आपका खून? वो हैरान हुई। जी। उन्होंने सर हिलाया। फिर ये हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। आप ये वाली बुक लें। उसने अपने बैग से इंग्लिश की बुक निकाली और उन्हें थमा दी। चलें अब पढ़ें। उसने ठहर ठहर कर ABC पढ़ना शुरू की और कोई 1 घंटा लगाकर उसको कामयाबी हुई। बहुत कोड मार्क्स हैं आप। अगर कल ये सबक आपने याद ना किया हुआ, सज़ा के तौर पर कल सारा खाना आप बनाएंगे। हाय नहीं, जरगाम आगा ने डरने की एक्टिंग की। बिल्कुल, इसलिए याद करके आइएगा सबक। और अब चलें आइसक्रीम खाने। किताबें समेट कर एक तरफ रखते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। आपको ज़्यादा ही सख्त टीचर नहीं है? वो मिनमिनाए। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। चले उठें अब। उसने बाजू से पकड़कर खींचा और जरगाम आगा को उठते ही बनी। उसे घुमाने फिराने के बाद आइसक्रीम खिलाकर जब वो घर लौटे तो ज़ेबिया आई हुई थी। कहाँ रहते हैं जरगाम साहब आप आजकल? जब फ़ोन करो गायब। खैरियत तो है? उसने देखते ही शिकवा किया। हाँ, मैंने ट्यूशन रख ली है। बड़ी सख्त ट्यूटर है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मेरी मानो तो तुम भी उनकी शागिर्दी में आ जाओ, तुम्हारी अंग्रेज़ी ठीक हो जाएगी। बैठती उन्होंने मशवरा दिया। क्या क्या? आप इतने नालायक हो गए, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई? ज़ेबिया को ये बात हरगिज़ हज़म नहीं हुई थी। जरगाम आगा और ट्यूशन? हाँ भाई, ये तो हमें मिस शाजीना से मिलकर ही अंदाज़ा हुआ कि हम इतने नालायक हैं, वरना तो ख़ुद को आलिम फाजिल समझे बैठे थे। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। ये मिस शाजीना कौन है? वो गुर्राई। मेरी टीचर हैं, बहुत प्यारी, नीली कांच जैसी आंखें, दूधिया रंगत, रेशम से बाल, और जब वो बोलती हैं तो सीधे दिल में लैंड कर जाती हैं। आगा, उसकी गुर्राहट में इजाफा हो गया। सच कहता हूँ, तुम भी देखो तो दिल हार जाओ। उन्होंने गुर्राहट का कोई नोटिस नहीं लिया। तुम हार चुके दिल? वो खूनखार हो गई। हाँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आज से 2 साल कबल मुसम्मत ज़ेबिया ख़ान के आगे, और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी जल्दबाजी पर। चेहरे पर गहरा मलाल छा गया। अफसोस तो तुम्हें तब होगा आगा जब मैं कर दूंगी उसकी छुट्टी। पाँव पटकती अंदर की जाने बढ़ी और जरगाम आगा ने खुलकर कहकहा लगाया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, उसने जाते जाते मुड़कर धमकी दी और जरगाम ने हंसते हुए पलकें मूंद ली। ज़ेबिया उनकी फर्स्ट कज़न थी। हंसती मुस्कुराती सांवली सलोनी ज़ेबिया ख़ान आज से 2 साल पहले आसिफ भैया की शादी के मौका पर अचानक ही उन्हें अच्छी लगने लगी थी।
उस वक्त दोनों मैट्रिक में थे और लोगों की नज़रों में मैच्योर, मगर लम्हों में होने वाली इस फैसले ने उन्हें मैच्योर बना दिया था। उनकी निगाहों में 2 साल कबल का वाक़या घूम गया। आसिफ भैया की शादी नीलमा बाजी से हो रही थी। दोनों खालाजाद थे। उस रोज़ वो आसिफ भाई की तरफ से मेहंदी के रस्म अदा करने नीलमा बाजी की तरफ जाने की तैयारियों में मगन थे। जरगाम और बाकी सारे कज़न्स तैयार होती हुई लड़कियों को मुसलसल छेड़ रहे थे। यार, ये लड़कियां कुछ अच्छा पहन लें तो बिल्कुल बदल ही जाती हैं। साजिद ने राय थी। ब्यूटी पार्लर का कमाल। खुर्रम गुनगुनाया, आप बाहर जाते हैं या नहीं? सलमा भाभी को गुस्सा आ गया। नहीं जाते। वो सब दरवाजे के बीचों बीच बैठकर राग लापने लगे। भाभी मेहंदी भिगो दी मासी ने, देख लें। ज़ेबिया बड़े से प्याले में मेहंदी उठाई नमूदार हुई। देखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, आधी प्लेटें ले आया था, ज़रा डाल दो, हम तैयार होकर आ रहे हैं। भाभी ने आईने के सामने से 1 इंच सर के बगैर कहा। अच्छा ठीक है, ये पाजेबें दी हैं खाला ने, थोड़ा सा रास्ता तो दे दीजिए। उसने दरवाजे से गुजरने की नाकाम कोशिश करने के बाद नीचे बैठे जल्लूस से कहा, ज़रा भी ना हिले। तौबा है तुम लोगों से। भाभी ने हाथ बढ़ाया। ज़ेबिया झुकी और साथ ही हाथ में पकड़ा मेहंदी का प्याला उलट गया। हाउ! जलूस के मुंह से एक साथ निकला। मेहंदी का नल खुल गया। लड़कियों ने कहकहा लगाया और मेहंदी में भीगे जरगाम तिल मिलाते उठे और बाकी की मेहंदी ज़ेबिया पर उल्टा दी। वो इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपना हुलिया देखकर एक ज़ोरदार चीख मारी और भां भां करने लगी। मेरा इतना महंगा सूट बर्बाद कर दिया। अल्लाह करे आगा तुम्हारा 3 पीस कोई चुरा कर ले जाए। उसने नीचे बैठकर बद्दुआ दी। हुलिये दोनों के बिगड़ चुके थे और भूत लग रहे थे दोनों। उठो ज़ेबिया, मुँह धोकर चेंज करो, देर हो रही है। भाभी ने उठाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, जरगा मुझे नया सूट दिलाए तब उठूँगी, नहीं तो नहीं। वो सबसे छोटी थी, घर भर की लाडली, इसलिए ज़िद्दी भी थी। जरगाम को तो लेने के देने पड़ गए थे और मेरा जो सूट बर्बाद हुआ उसका ख्याल ही नहीं। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से ज़ेबिया को देखा। तुम्हारा तो लंडे का था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का। मेरा पूरे 1200 का सूट था। मुझे सूट ला कर दो, वरना उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा। क्या क्या? लंडे का? सरासर तौहीन जरगाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जरगाम यार, छोड़ो बहस, चलो मैं तुम दोनों को लेकर चलता हूँ। आसिफ भैया को जाने कैसे झगड़े की इत्तला मिल चुकी थी और वो सुलह का झंडा लहराते चले आए। थोड़ी देर बाद दोनों हुलिये दुरुस्त करने के बाद आसिफ भैया के साथ बाज़ार जा रहे थे। दोनों जीत जाने की खुशी में एक दूसरे को मुंह चिढ़ा रहे थे। और ऐसे ही एक बार जब ज़ेबिया ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुंह बिगाड़ा तो जरगाम को हंसी आ गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? उसने नॉर्मल होते हुए पूछा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा यही वाला पोस्ट फ्रेम करवा कर बेडरूम में लगा लूँ, सारी उम्र इसे देखते हुए गुजार दूँ। वो यकलख्त संजीदा हो गए थे और आसिफ भैया ने बेहद हैरानी से उनकी जानिब देखा। ज़ेबिया की आंखें आपो आप झुक गईं। लम्हा वार कर गया था। वापसी पे दोनों चुप, एक दूसरे से नज़रें चुराते और किनखियों से देखते। और आसिफ भाई ने साजिद भांड के कान में फूंक दिया। दोनों का काम सारा 2 नैनों का काम। और उसने एक एक को पकड़कर बताया कि जरगाम आगा नैना आँखें लगे और लगे गए। जवाबन इन्हें मैच्योर होने की मुबारकबाद दी गई। वो सब आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ थे। अपना दुख शेयर करने वो किसी और के पास नहीं गए थे। वही दरमा, वही दर्द, सो कभी कोई बात एक दूसरे से छुपाई नहीं जाती थी। ज़ेबिया इस हादसे की बात कतराने लगी थी और जरगाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो करीब से बेनियाज बनकर गुजरती ज़ेबिया को पुकार बैठे। ज़ेबिया के कदम थमे, उसने मुड़कर नहीं देखा। ये क्या है भाई? वो खुद ही सामने आ गए और ज़ेबिया को पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से मुंह चढ़ा दिया। ये क्या? जरगाम हैरत में पड़ गए। कल का बकिया हिस्सा, उसने हंसते हुए कहा। और ये जा और वो जा। बाद में जरगाम को हंसी का दौरा पड़ा तो बमुश्किल ही थमने में आया था। वो ख्यालों में गुम थे कि अचानक चेहरे पर बेहद ठंडक का एहसास हुआ। वो चौंके। ज़ेबिया गिलास में ठंडा पानी भरे कतरा कतरा उनके चेहरे पर टपका रही थी। ये तुम सारी उम्र मुझे भिगोती ही रहोगी। सीधे हो बैठे। लाला, किधर है लाला? इससे कबल के ज़ेबिया जवाब में कुछ कहती, शाजीना पुकारती हुई चली आई। दोनों ने दरवाजे की सिम देखा। लाला,
مجھے یاد آیا صبح میرا ٹیسٹ ہے اور میری نوٹس بک اینی کے پاس ہے، پلیز لے چلیے۔ پاپا گھر پر نہیں ہیں، اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ اس وقت او بچی کچھ خوف کرو، وہ انکاری ہوئے۔ آپ میرے دوست نہیں ہیں؟ برا مان گئی۔ نہیں ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ اس نے زیبیہ کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے انہیں دوست بنا لیا ہے؟ تبھی مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں؟ جائیے، میں ان سے نہیں بولتی۔ منہ پھلائے رخ پھیرے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، ان سے تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ کدھر جائیں گی میری سرکار؟ وہ ہونک کھڑی زیبیہ کو چڑھاتے شازینہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اتنا خوبصورت نام بھی تو دے رہے ہیں۔ وہ مسکرائے، شاید جانتے تھے کہ ان کی جاندار مسکراہٹ بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کے آگے شازینہ ہتھیار ڈال دیا کرتی تھی۔ اب بھی ہتھیار ڈال کر گڑیا کو پیار کیا اور سوچنے لگی کہ اس کا کیا نام رکھا جائے، اور اگلے دن ڈکشنری سے چن چن کر نام لکھ کر ایک لمبی فہرست بنا ڈالی۔ لے لالا، ان میں سے جو نام پسند ہو۔ لسٹ انہیں تھمائی اور منتظر نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے اتنے سارے نام! ہماری ایک گڑیا ہے اور اس لسٹ میں اتنے نام ہیں کہ ہماری آئندہ کی ساری نسلیں ان میں سے نام رکھ سکتی ہیں۔ یہ بڑی مشکل سچویشن ہے، تم خود یہ ایک اچھا سا نام کیوں نہیں رکھ دیتی؟ انہوں نے لسٹ واپس اسے تھمائی اور وہ ایک ایک نام پڑھ کر مسترد کرتی رہی۔ کیا ہے بھائی، آپ کی بیٹی اتنی پیاری ہے کہ کوئی نام بھی شایان شان نہیں لگ رہا۔ ایک منٹ، شایان کیسا رہے گا یہ نام؟ شایان آغا، محترم جناب زرغام آغا کی دختر نیک اختر، شایان آغا۔ اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، شایان آغا، ہماری گڑیا شایان آغا۔ زیبیہ نے بھی نام کو پسند کیا۔ یوں یہ مرحلہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا کہ زرغام آغا کی بیٹی کا نام رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کم از کم شازینہ کے خیال میں تو ایسا ہی تھا۔ شازینہ کے معمولات میں شایان سے کھیلنا بھی شامل ہو گیا تھا۔ کالج سے واپسی پر شایان کو لے لیا کرتی اور شام تک اس سے کھیلتی اور باتیں کرتی، پھر خوب کھلکھلا کے ہنستی۔ آفس سے واپسی پر زرغام آغا سیدھے ان کی طرف آتے اور شایان کو لے جاتے، یہ کہہ کر کے تھوڑا سا حق تو ہمارا بھی ہے، اگر آپ تسلیم کریں تو۔ اور وہ پھر سے شایان کو چومنے لگتی۔ شایان بھی اس سے بے حد مانوس ہو گئی تھی، اسے دیکھتے ہی ہاتھ پاؤں مارنے لگتی، اور جب تک وہ اسے گود میں نہ بھر لیتی معصومانہ چیخ و پکار جاری رہتی۔ زیبیہ کا خیال تھا کہ وہ اسے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ شازینہ قطعی متفق نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ساری محبتیں اس نے زرغام لالا سے وصول کی ہوئی ہیں، اور اب شایان کا حق ہے کہ یہ محبتیں سود کے ساتھ وصول کر لے۔ یوں بھی محبت کو پھلتے پھولتے رہنا چاہیے، اور زیبیہ مسکرا کے رہ جاتی۔ شایان نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، شازینہ نے BA کلیئر کر لیا، اور ساتھ ہی مما نے سہیل ہمدانی کا پروپوزل قبول کر لیا۔ وہ شور مچاتی رہ گئی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اس نے غائبانہ طور پر سہیل ہمدانی کو خوب کوسا، مگر جب پہلی بار اسے اپنے گھر میں دیکھا تو مما کے انتخاب کی داد دی۔ سہیل ہمدانی ڈیڈی کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تھا۔ چند سال ہوئے ملازمت کی تلاش میں ان کے پاس آیا تھا، اور باتوں ہی باتوں میں انہیں اس کے متعلق پتہ چلا تھا۔ جاب دیتے وقت تو ان کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا، مگر اس دوران انہوں نے جس بات کا اندازہ لگایا تھا وہ یہ تھی کہ سہیل ہمدانی ایک قابل اور شریف نوجوان ہے۔ اور جب پہلی بار سہیل ہمدانی کے والد نے ان کے آگے دستے سوال دراز کیا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ ہاں سوچ کر جواب دینے کا کہا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ شازینہ تب پڑھ رہی تھی۔ سہیل ہمدانی نے ایک دو بار شازینہ کو دیکھا تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں شازینہ کے لیے کیسی جگہ بن گئی تھی کہ جب بابا نے پوچھا تو وہ انکار نہ کر سکا، اور شازینہ کے تصور نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ یہ اپنی شازینہ کو زیادہ ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، زیبیہ نے کہا تو زرغام نے سر اٹھا کے دیکھا۔ شایان کے ساتھ کھیل میں مگن تھی، ہنس رہی تھی، شایان کو گدگدا رہی تھی۔ گلابی رخساروں پہ گرتی اٹھتی پلکیں چین اڑانے کو کافی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کے منہ پھیر لیا۔ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو، ہے ہی پیاری، اور یہ اپنی شایان بھی تو کم خوبصورت نہیں ہے۔ ہاں اپنی اولاد تو ہوتی ہی پیاری ہے، زیبیہ ہنسی۔ سہیل کو دیکھا ہے آپ نے؟ بڑا زبردست ہے، اور ان کی جوڑی تو چاند سورج کی ہوگی۔ سہیل؟ وہ چونکے۔ ہاں سہیل، آپ کو نہیں بتایا اس نے؟ باجی بتا رہی تھی کہ اس کا پروپوزل آیا ہے اور انہوں نے ہاں کر دی ہے، شاید اگلے جمعے کو رسم ہو۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔
बड़ी चालाक है शाजीना, मेरी तो जान खा ली थी तुम्हारा जिक्र करके। और अपनी दफ़ा? ठहरो, भी निमटता हूँ। उठकर उसकी तरफ चले आए। आइए लाला, थोड़ा सा सिमट कर उनके लिए जगह बनाते हुए बोली, ये आपकी बेटी बड़ी चालाक हो गई है, मुझे भी डाज देने लगी है। कल मैंने इसे आइसक्रीम खिलाई, अब फिर छा छा मांगती है। उसने शायान की नन्ही सी नाक मरोड़ी, फिर छा छा करने लगी। सोहबत का असर भी तो होता है ना, अब सारा दिन तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी जैसी हरकतें करेगी। कुशन उठाकर उसके करीब ही बैठ गए, कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, ये सुहेल साहब कौन होते हैं? सुहेल हमदानी मेरे। तेज़ी से बोलते बोलते रुक गई, पलके उठाकर उनकी तरफ देखा, फिर राजदारी से झुक कर बोली, ये मौसूफ मुतवक्किल फ़यांसी हैं, किसी को बताइएगा नहीं, ना ही मुझे बेशरम कहिएगा, क्योंकि आपने ख़ुद ही तो पूछा है। ये तो मंगनी होने के बाद बताएंगे आपको कि आपके साथ क्या सलूक करना है। वैसे शाजीना, तुम्हें याद है जिन दिनों मेरी शादी थी तो किसी ने तुम्हारी डायरी में नज़म लिख दी थी? पता चला? जाने क्या अक्स करना चाह रहे थे। शाजीना का जहन बहुत पीछे चला गया। शर्मिंदगी और गुस्से ने बैक वक्त चेहरे का अहाता कर लिया। पता नहीं कौन था उल्लू का पट्ठा, मुझे कहीं मिल जाता उस वक्त तो कीमा कर देती उस गधे का, बदतमीज़। उसने दांत पीसे, साथ ही उस नामालूम गधे को भी कोसा। उस वक्त क्या आज मिल जाए तो माफ़ कर दोगी? वो हंसे। जी नहीं, कतियत से बोली। कहीं ये हरकत सुहेल ने तो नहीं की थी? सुहेल? नहीं लाला, वो तो शायद मुझे जानता ही नहीं, और ये प्रपोज़ल तो खालिस्तान उनके पापा की तरफ से आया है। उसने सर हिलाया। खालिस्तान? वो उसकी यूँ कहने पर खिलखिला कर हंसे। चलो दफ़ा करो, क्या रखा है इन बातों में? उन्होंने खुद ही कहा और शायान को पकड़कर लेटते हुए सीने पर बिठा लिया। वो उठकर घर चली आई। शाम का वक्त था। चाय पीने के बाद लॉन में चली आई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मम्मा डैडी को हस्बे आदत हस्बे साबिक किसी फंक्शन में जाना था और वह तैयारी में मशगूल थे। उसने सोचा शायान को ले आए, दिल बहल जाएगा। उसके उठने से पहले ज़ेबिया आ गई। अभी मैं आपकी तरफ आने का सोच ही रही थी। उसने शायान को गोद में लेते हुए कहा। अच्छा फिर चलो। वो मुड़ी। अरे नहीं आप ही बैठें। उसने पकड़कर कुर्सी पे ला बिठाया। मैं ये कहने आई थी कि आज हमारी तरफ चलो। अंकल आंटी तो तुम्हें पता है फैसलाबाद गए हुए हैं। जरगाम का ऑफिस के ज़रूरी काम की वजह से लाहौर जाना पड़ गया। मैं अकेली हूँ, डर लगेगा। ज़ेबिया ने बैठते ही मुद्दा बयान किया। मैं तो खुद इतनी डरपोक हूँ। वो हंसी। चलो एक से भली दो। ज़ेबिया ने साथ दिया। हाँ ठीक है, मम्मा डैडी बाहर जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊँगी आपकी तरफ। आ जाना ज़रूर। वो उठ खड़ी हुई। बैठे ना, उसने कहा। नहीं, उन्हें तैयारी भी तो करवाना है। वो शायान को लेती वापस चली गई। वो अंदर आ गई मम्मा डैडी को बताने कि आज रात वो ज़ेबिया के यहाँ रहेगी, इसलिए जल्दी वापस आएँ। अभी अभी वो यहाँ से उठ कर गई है। तमाम रात बारिश बरसती रही है। बारिश भी क्या, तूफ़ान था। मैं जो शाम लाहौर के लिए निकला था, रास्ते से पलट आया कि ज़रूरी फ़ाइल घर भूल गया था। कुछ तूफ़ान की वजह से मैंने इरादा मुलतवी कर दिया, और जिस वक्त मैंने गाड़ी पार्क की तभी वो मुझे बरामदे की सीढ़ियों में बैठी भीगती नज़र आई। मैं समझा शायद ज़ेबिया है, मगर करीब आया तो शाजीना थी। गुड़िया? मैंने उसका कंधा हिलाया और उसने जैसे ही सर उठाकर मुझे देखा, मुझे अपना आप भस्म होता नज़र आया। वो बारिश से खौफज़दा थी, फिर बारिश में क्यों भीगी, क्यों सारी रात यहाँ बैठी रही? इसका जवाब मुझे स्याह कवर वाली डायरी ने दे दिया है, जो उसके खड़े होने से नीचे कदमों में आ पड़ी थी। मेरी नज़रें इस डायरी पर जम गईं और वो वहाँ से भाग निकली। ओफ खुदाया, मुझे लगा जैसे मैं दहकते अंगारों में आन पड़ा हूँ। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर अंगारों की तरह गिर रही हैं। मैं जल रहा हूँ, पोर पोर शर्मिंदगी में डूबा हुआ हूँ। मगर मैंने झुककर डायरी उठा ली और अब इसे अपने अमाल नामे की तरह हाथ में थामे बैठा हूँ। हाँ, ये मेरा अमाल नामा ही तो है। वो अमाल जो मैं किसी को बता नहीं सकता, वो नाम जो मैं किसी को दिखा नहीं सकता। रोज़े अजर, जो आसमानों में लिख दिया गया, और मुझे लग रहा है कि वो रोज़े अजर आन पहुँचा। आज मुझे अपने अमाल पर अजर पाना है। मैं मुनकिर नहीं हो सकता कि सबूत मेरे अपने हाथ में है। मैं ताइब भी नहीं हो सकता कि कुछ मामलों में इंसान बेबस है, और मेरी बेबसी की इंतहा तो ये है कि मैं कभी नहीं समझ सका मुझे क्या करना है। अगर कोई शायर हो तो कहते, मेरे पास दो दिल हैं और मैं दोनों को नहीं तोड़ सकता, एक इसको और एक उसको दे दूं। मगर हकीकतन ये रुसवाई है, वो रुसवाई जो मुझे मिल चुकी है, वो रुसवाई जो मैंने अपने हाथों मोल ली है।
میری ڈائری کے یہ اوراق جو بے بسی کا سمبل ہے. آپ بتائیں جب ایک چیز آپ کے لیے رگے جاں ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید دنیا سے لڑ کر بھی اسے حاصل کریں گے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے لیے شجر ممنوعہ تھی. اس احساس کے جاگنے سے پہلے وہ اس رشتے میں بن چکی تھی. مجھے یاد ہے جب پہلی بار اس نے مجھے لالا کہا تھا تو مجھے دنیا کا معتبر ترین حرف لگا تھا. وہ بہت چھوٹی، بہت پیاری گڑیا لگتی تھی مجھے، جو بارش اور بادل سے خوف زدہ جب میری پناہوں میں سمٹتی تو میں خود کو اس کا سائبان تصور کرتا تھا. مگر وہ گھڑی کاش میری زندگی میں نہ آئی ہوتی، یا میں پردیس نہ گیا ہوتا، یا گیا تھا تو واپس نہ آتا، اور اگر آ ہی گیا تھا تو اس کا روپ مجھ پہ حملہ آور نہ ہوتا. میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، ایک عام سا آدمی یا پھر انتہائی گھٹیا انسان تھا جس سے رشتوں کی لاج نبھانا آئی. مگر پھر وہی بات کہ بعض معاملوں میں انسان بے حد مجبور ہے. تبھی تو مجبور ہو کہ میں نے اس کی ڈائری میں نظم لکھ ڈالی تھی، اور جب وہ پریشان سی اس تحریر کو دیکھ رہی تھی تو اس سمے میرا جی چاہا کہ میں اسے کہیں دور لے جاؤں. یہ میری کمینگی تھی، خود غرضی یا کچھ اور. واقعی اس کی موجودگی مجھے بہکانے لگتی تھی. میری نظروں نے محبت کا ایک اور ہی لبادہ پہن لیا تھا جسے نہ تو میں اتار سکتا تھا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی کو بتا سکتا تھا کہ دیکھو شازینہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. اور جب یہ بے تابی زیادہ بڑھی تو میں نے دل کی تمام باتیں ان صفحات پر اتارنی شروع کی. یہ ڈائری میری متاع حیات تھی، اسے میں ہمہ وقت ساتھ رکھتا تھا، مگر رات جانے کیسے بریف کیس سے باہر رہ گئی. شاید اس لیے کہ روز حساب آن پہنچا تھا. میں جانتا ہوں میرا جرم قابل معافی نہیں. بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے. مجھے یہ تو بتائے کوئی کہ جب دل پہ اختیار نہ رہے، کوئی ایک لمحہ سب کچھ چھین کر لے جائے اور بندہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا، پھر کیا کیا جائے؟ میں انسان ہی ہوں، خطا کا پتلا، کوئی فرشتہ نہیں کہ بہکوں نہ. میرے اندر جذبات نہ ہوں یا وہ کوئی اور روپ نہ دھاریں. میرے اور اس کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ تھا، اور ہے بھی. اس نے مجھے لالا کہا، لالا سمجھا. اب یہ تو میرا قصور، یہ میری اپنی نیت میں فطور آ گیا. رشتے تو پاکیزہ ہوتے ہیں، یہ ہم انسان ہی ان کو داغدار کرتے ہیں. جب میں اس کی محبت میں مبتلا ہوا تب میں نے اسے عرصے بعد دیکھا تھا، اور ایک لمحے کو میں بھول گیا تھا کہ یہ وہی ننھی شازینہ ہے جو مجھ سے لپٹ کر اپنی فرمائشیں پوری کرواتی رہی ہے، جس کو تب تک نیند نہیں آتی تھی جب تک زرغام لالا ماتھے پر پیار نہ کریں. جو اپنی ایک ایک بات مجھے بتایا کرتی تھی. اس لمحے بس میں زرغام آغا تھا، ایک مرد، اور شازینہ ایک لڑکی تھی، ایک خوبصورت لڑکی. جس لمحے میں خود کو لان تان کرنے میں مصروف تھا تو وہ بڑے پیار سے شکوہ کر رہی تھی، لالا آپ نے مجھے پیار نہیں کیا. اور میں سن ہو گیا تھا. اس کی پیشانی کی طرف بڑھتے ہاتھ لرز کر نیچے جا گرے تھے. کیا ہوا لالا؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا. کچھ نہیں. میرا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا. بعض احساسات بھی کس قدر جان لیوا ہوتے ہیں، اور اگر شازینہ کو پتہ چل جائے کہ میں اس کا لالا نہیں رہا تو کیا سلوک کرے وہ میرے ساتھ اور اپنے ساتھ. لڑکیاں تو یوں بھی بے حد حساس ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے خود کو اس سحر سے، ایک لمحے کے سحر سے نکالنے کے ہزار جتن کر ڈالے، مگر میں نہیں بچ پایا اس لمحے سے اور شکار ہو گیا. انسان ازل سے شیطان کا شکار ہوتا ہے، تو پھر میں کوئی انوکھا تو نہیں تھا. جب میں اس کو دیکھتا میرے اندر ہلچل مچ جاتی. میں اسے نظریں چراتا پھرا، بچتا رہا، مگر اس کی تو صبح بھی لالا کی دید سے اور رات بھی لالا کی دید سے ہوتی. میں اس سے بھاگتا رہا اور وہ میرے ساتھ ساتھ رہی، ہر لمحہ، ہر وقت. اور شادی کے بعد تو مزید زیبیا میری محبت. میں نے اسے بھرپور محبت بھی دی ہے، مگر ایک خلا سا تھا میرے دل میں، جیسے میں کچھ گنوا بیٹھا ہوں. ہاں، یہ گنوانا ہی تو ہے. میں ایک معتبر رشتہ گنوا کر ایک نیا رشتہ اپنے طور پر قائم کیے بیٹھا ہوں. اور شاید، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ایسی ایک طوفانی رات تھی. بادل اچانک ہی امڑ آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوپ اندھیرا چھا گیا تھا. میں اس وقت شازینہ کے ڈیڈی کے پاس ہی بیٹھا تھا. شازینہ ابھی اٹھ کر گئی تھی کہ اچانک وہ چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی. لالا حسب سابق مجھ سے لپٹ گئی تھی. باہر بادل زور سے گرجا تھا اور اس کے لمبے ناخنوں والی انگلیاں میرے بازوں میں کھپ گئی تھیں. اور تب میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا. انکل پلیز اسے سنبھالیے، کہتا ہوا لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل آیا. بارش زوروں پر تھی، مگر میں بارش سے بے نیاز سڑک پر گھومتا رہا. مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. وہ بچی ہے، معصوم ہے. میں بہت بڑا مجرم ہوں، قاتل ہوں جذبوں کا، پاکیزہ رشتوں کا.
میں टहल टहल कर सोचता रहा। मेरे जुनून में इजाफा होता गया और थक हार कर मैंने अपने दिल का सारा लावा डायरी में उतार दिया। और फिर मैं ऐसा ही करता। जब बेचैनी हद से बढ़ जाती, मैं बेबस होने लगता, तब मैं कलम का सहारा लेता। मुझे यकीन था इस डायरी को कोई हासिल नहीं कर सकता कि मैं उसे हमा वक्त अपने ज़ाती ब्रीफ केस में लॉक लगा कर रखता था। पता नहीं कैसे वो बाहर रह गई और सारे भरम टूट गए। अपने जज्बों में वाज़ेह तब्दीली आने के बावजूद खुदा गवाह है कि मैंने कभी शाज़ीना पर बुरी नज़र नहीं डाली। हाँ, जब इसका रूप मुझे अच्छा लगता तो मैं नज़रें चुरा जाता या फिर उठ जाता कि आखिर को बंदा बशर कब तक संभले। मैंने कभी किसी अमल से ज़ाहिर नहीं होने दिया कि शाज़ीना के मुतालिक मेरी सोच में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। इसीलिए ज़ेबिया और शाज़ीना मुतमईन थी मुझसे पहले की तरह ट्रीट करती थी। मैं दोनों को धोखा दे रहा था, एक को शौहर बनकर, एक को भाई बनकर। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कहाँ फेंक आऊँ वो मोहब्बत जो इसे एक लम्हे में मुझे हुई और मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। और अब शाज़ीना, जबकि वो ये सब कुछ जान गई है, तो खुदाया किस कदर शर्मिंदगी है। मैं उसे कैसे मुँह दिखा सकूँगा, माफ़ी मांग सकूँगा, अपनी सफाई पेश कर सकूँगा। और ज़ेबिया, जब इसको पता चलेगा तो? ओफ शाज़ीना, ज़ेबिया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं तो दोनों हाथों में सर पटखा तमाम उम्र की दौलत मेरे हाथों से जाती नज़र आ रही थी। सुबह हो रही है, रफ्ता रफ्ता रोशनी अपने पर फैला रही है और अंदर घर में खुशगवार सी हलचल मच गई है। ज़ेबिया बेदार हो गई है और अब शाज़ीनों को आवाज़ें दे रही है। और मैं जो तमाम रात बरामदे की निचली सीढ़ी पर बैठा रहा, यकलख्त उठकर कमरे की तरफ भागा। ज़ेबिया का सामना करने की फ़िलहाल तो मुझ में हिम्मत नहीं, और चेहरे पर नया मास्क चढ़ाने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होता है ना। वक्त भी क्या खेल खेलता है, बंदा खाली हाथ खाली दामन रह जाए। दोपहर पहले तक मैं ख़ुद को दुनिया को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझती रही थी। कितना मान था मुझे लाला पर, और लाला ने किस बेदर्दी से इस मान को तोड़ा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मुझे इस कदर चाहने वाले लाला की नज़र बदल सकती है, मुझे किसी और नज़र से देखने लगे हैं। सच्ची बात तो ये, मुझे गुमान तक ना हुआ कि लाला खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लाला ने मेरे कैसे कैसे नाज उठाए हैं। एक एक ख्वाहिश पूरी की है उन्होंने, फिर क्यों बदल गए वो? ऐसा क्या हो गया? काश आज की रात में उधर ना आई होती। अगर आ ही गई थी, डायरी मेरे हाथ ना लगती, या मैं ही इसे पढ़े बगैर रख देती। मगर नहीं, शायद ये पर्दा यूं ही उठा था। लाला की डायरी का एक एक सफ़ा उनकी दिली कैफियत का गमास है, और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं किस तरह उनसे मिलती रही, ये जाने बगैर अब उनकी नज़र में इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रही। वो तो कुछ और ही सोचते रहे, पता नहीं कब से वो मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, ज़ेबिया आप ही को धोखा देते रहे, और हमें पता तक न चला। क्या ये ज़रूरी है मर्द औरत के दरमियान एक ही रिश्ता हो? मर्द की नज़र औरत के लिए एक ही ज़ाविया रखती हो। मेरे अंदर एक तूफ़ान बपा है और मैं इस तूफ़ान को दबाने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही हूँ। लाला ने ऐसा क्यों किया, क्यों पाकीज़ा जज्बों की तौहीन की? इस सवाल का जवाब सिर्फ लाला ही दे सकते हैं, मगर मैं उनसे पूछूंगी नहीं, इसलिए कि मुझ में हिम्मत ही नहीं, हौसला ही नहीं। ये शौक़ जो लाला के एतराफ़ से लगा है, शायद तमाम उम्र तड़पाए मुझे। मैंने लाला को समझने में गलती की, बहुत बड़ी गलती। मुझे जान लेना चाहिए था कि लाला बदल रहे हैं। जब वो मेरी तारीफ़ें करते थे, तभी मुझे उनके लहजे को पहचान लेना चाहिए था। मगर मैं लाला की मोहब्बतों में डूबी उनकी तारीफ़ को और ही रंग देती रही। उनकी तारीफ़ के जवाब में हंस देती, उनकी आंखों से छलकती मोहब्बत एक भाई की मोहब्बत समझती रही। कितने प्यार से वो मुझे गुड़िया पुकारते थे, और लाला, आपने खुद ही इस गुड़िया को नीचे गिरा दिया, तोड़ डाला। मुझे याद है लाला, आपको कांच के बर्तन टूटने की आवाज़ बेहद अच्छी लगती थी। आप अलमारियों से बर्तन निकाल लाते और मेरे हाथ में थमा कर कहते, इसे तोड़ो गुड़िया। मुझे इसकी छनाकेदार आवाज़ बहुत पसंद है, और मैं फ़ौरन से पेशतर इसे फ़र्श पे दे मारती। छन छन छनाक की आवाज़ उभरती और आप खुशी से ताली बजाते। वेरी गुड, वेरी गुड। इस छन छन छनाक में जो नगमगी है, वो किसी साज में भी नहीं। तब लाला, मैं आपकी बात को समझे बगैर आपकी खुशी में खुश होती, बर्तन तोड़े जाती कि मेरे प्यारे लाला को इसकी आवाज़ पसंद थी। बर्तन तोड़ने पर आपको अम्मा से किस कदर डांट पड़ती थी, लेकिन आपको परवाह नहीं होती थी। ये वो खेल था लाला जिसे बचपन में आपने मेरे साथ खेला, और अब भी मेरे साथ ही, कि मैं भी तो आपके लिए गुड़िया थी, बकौल आपके कांच की गुड़िया, जिसकी नगमगी सुनने के लिए आपने तोड़ डाला। काश लाला,
آپ نے توڑنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ میں شازینہ شاہ نواز کوئی برتن نہیں تھی جسے توڑنے کے بعد آپ بازار سے نیا لے آتے۔ میں تو جیتی جاگتی لڑکی تھی، ایک زندہ انسان جس کا نیم البدل کوئی بھی نہیں۔ کاش لالا یہ دن میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، یا پھر میں ہی اس کے انکشاف سے پہلے مر جاتی۔ ارے آقا، تم کب آئے؟ زیبیہ نے کمرے میں جھانکا اور انہیں اوندھے لیٹے دیکھ کر چونک گئی۔ رات، مختصراً کہہ کر چپ ہو گئے۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیا ہوا؟ خیریت تو تھی؟ آپ کو تو کوئی ضروری کام تھا غالباً۔ ہاں خیریت ہی تھی، شاید فائل یہیں بھول گیا تھا، راستے میں ہی بارش نے آ گھیرا، اسی لیے واپس آ گیا۔ ہاں، رات اچانک ہی بارش ہو گئی، حالانکہ شام تک تو آثار بالکل نہیں تھے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیں، کیسی پیاری صبح ہے، لگتا ہی نہیں رات سے کوئی طوفان گزرا ہے، پرسکون، نرم اور ٹھنڈی صبح۔ اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے کو چھو کیا اور وہ اس کے لطافت کو محسوس کر کے مسکراتی۔ اٹھ بھی جائیں نا، کیا پوستی پن ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر کمبل کھینچا۔ نہیں، زیبیہ بھی کچھ دیر رہنے دو، انہوں نے کسل مندی سے کہا۔ یہ شازینہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی، صبح سے نظر ہی نہیں ہے، دیکھتی ہوں کہیں لان میں نہ نکل گئی ہو۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ جاتے جاتے پلٹ کر اس نے پوچھا۔ زرقام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد زیبیہ چائے کا کپ تھامے اندر داخل ہوئی۔ شازینہ تو گھر میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے چلی گئی ہے، ایک دم پاگل ہے، بتا کر تو جاتی۔ خیر آپ اب بستر چھوڑیں، باہر نکلیں، موسم بے حد اچھا ہو رہا ہے، بادل پھر سے چلے آئے ہیں اور کالے سیاہ، لگتا ہے رات کی طرح پھر ٹوٹ کر برسیں گے۔ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اچھا، وہ چونکے جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ شازینہ کا پتہ کرو، گھر ہی گئی ہے یا؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ گھر ہی گئی ہوگی، میں فون کر کے پتہ کرتی ہوں، آپ تب تک چینج کر لیں، پھر باہر چلتے ہیں موسم انجوائے کرنے۔ ہدایات دیتی باہر چلی گئی اور زرقام آگا گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ یہ جو کہانی آج تشت ازبام ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ شاید تباہی، اور صرف تباہی۔ ان کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی موسم انجوائے کرنے میں زیبیہ کی مدد کرنے کا۔ یوں بھی موسم تو سارے اندر ہوتے ہیں، اندر خوشی ہو، شانتی ہو، باہر کے سب موسم خوشگوار۔ اور اگر اندھے بے چینی گھیرا ڈالے ہوئے ہو تو باہر جو مرضی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شایان کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور زیبیہ شاید ادھر مصروف ہو گئی تھی، تبھی تو دوبارہ انہیں اٹھانے نہیں آئی تھی۔ باہر مدھم مدھم شور کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں، شاید بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر تکیے کے پاس رکھی سیاہ ڈائری پر ڈالی اور اٹھا کر پرے پھینک دی۔ کتنا اچھا ہوتا جو انہوں نے دل کی بات اس میں لکھی نہ ہوتی۔ اگر سوچوں میں، دل کی دنیا میں کوئی انقلاب آیا ہی تھا، اندر ہی اندر چھپا رہنے دیتے، کسی کو پتہ نہ چلتا، تمام عمر منافقت بھری زندگی گزارتے، یوں جگ ہنسائی تو نہ ہوتی۔ اور وہ شازینہ، انہیں پہلی بار شازینہ کی کیفیت کا خیال آیا۔ اوہ، وہ کیسی صدمے سے سنبھل پائی ہوگی۔ انہیں یاد آیا جب وہ اس کے پاس کھڑے کہہ رہے تھے، گڑیا کیا ہوا؟ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ایک جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے کسی نے ان میں سرخ سرخ خون انڈیل دیا ہو۔ کس قدر وحشت تھی ان آنکھوں میں، اس چہرے پہ کتنا کرب تھا۔ اور اس سے قبل وہ کچھ پوچھتے، وہ گیٹ کی سمت بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی گود میں رکھی ڈائری نیچے گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا شازینہ، میں رشتوں کی قدر نہ کر سکا۔ بیڈ سے اتر کر دریچے میں آ کھڑے ہوئے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ہر چیز دھندلا کے رہ گئی تھی۔ شازینہ آئی ایم سوری، میں بھی ایک عام سا انسان ہوں، بلکہ بہت گھٹیا انسان، خدا را مجھے معاف کر دینا۔ وہ دریچے کا پٹ تھامے جانے کب تک کھڑے رہتے کہ ایک دھماکے کی آواز انہیں واپس لے آئی۔ شاید کہیں بجلی گری تھی، ان کے اندر کہیں دور ایک معصوم سی چیخ گونجی تھی، ایک خوفزدہ بچی کی چیخ، اور ان کے قدم بلا ارادہ شازینہ کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کھولی، بارش کی تیز پھواری سے بھگو گئی۔ وہ بارش سے، بادلوں کی گرج چمک سے خوف زدہ تھی، مگر آج پہلی بار اسے اس گرج چمک سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ شاید اس لیے جب بہت سارے خدشات خوف کی صورت دھار جائیں تو ان سے ڈر نہیں لگتا۔ رات بھی وہ ایسی کیفیت میں تھی، بے حد خوف زدہ۔ جب بارش کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے سہمی سہمی نظر قریب سوئی شایان اور زیبیہ پر ڈالی تھی اور پتہ نہیں کیسے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی۔ لاؤنج سے گزرتے اس کی نظر یوں ہی صوفے پر پڑی اس ڈائری پر پڑ گئی تھی، جس کو پڑھتے اس کے سارے خوف زائل ہو گئے تھے۔
उसने मुट्ठी खोलकर इसमें दबे हुए इस सुरमई सफ़े को देखा जो आज से कई बरस कबल उसने अपनी डायरी से फाड़ कर फेंका था। मुड़ा तोड़ा वो सफ़ा जिस पे लिखी तहरीर ने ज़रगाम आगा के सामने उसे शर्मिंदा करवाया था। क्या ख़बर थी ये हरकत उन्होंने ख़ुद की होगी। बड़ी दीदा दलेरी से इल्ज़ाम किसी और के सर रख देंगे। इसने मुड़े तोड़े कागज़ को मुट्ठी में भींचा और टेरेस पर आ गई। वो रात भर बारिश में भीगी थी और अब फिर बरसती बारिश के नीचे खड़ी थी। मगर जो जवार भाटा उसके अंदर उठ रहा था इसमें कमी नहीं आई थी। काश ऐसा पानी बरसे जो अंदर लगी आग को बुझा दे। उसने दीवार से टेक लगाई और दोनों हथेलियां बरसती फुहार के नीचे कर दी। कागज़ गीला होने लगा। वो खड़ी रही, आंखें नीचे भीगती रही, यहाँ तक कि वो ठिठुरने लगी। उसका वजूद कपकपाने लगा, मगर वो भीगती रही, यूं ही हथेलियाँ फैलाए, आंखें नीचे। उसके होंठ नीले पड़ गए, सांस के रास्ते तंग होने लगे कि एक मानूस आवाज़ उसके कानों में पड़ी, गुड़िया यहाँ क्यों खड़ी हो। शर्मिंदगी में डूबी आवाज़, उसके ज़रगाम लाला की आवाज़। उसकी पलकें फड़फड़ाईं। उसके सामने ही तो खड़े थे, पता नहीं कैसे। हालांकि रात उसने खुद इन्हें अपने हाथों से कत्ल किया था, अपने अंदर ही, और उनकी लाश दफना भी दी थी। फिर ये क्यों सामने आ गए। उसके फैले बाजू सिमट गए। गुड़िया। चंद कदम और आगे बढ़े। शाहजीना ने बामुश्किल तमाम पलकें उठाईं। पलकों पे अटके बारिश के कतरे उसके गालों पे गिरे। गुड़िया टूट गई लाला, टूट गई आपकी गुड़िया। आंसुओं से रुंधी आवाज़ में कहती नीचे बैठती चली गई। शाहजीना। वो उसकी तरफ लपके, फिर ठिठक गए। शाहजीना की मुट्ठी से वो कागज़ आज़ाद होकर दरमियान में आ पड़ा था। किसी ख्याल के तहत उन्होंने वो भीगा कागज़ उठाया, एहतियात से खोला। सब कुछ मिट चुका था, सिवाय 2 लाइनों के जो जाने कैसे सही रह गई थी। उन्होंने कागज़ दोबारा नीचे फेंक दिया, मगर कानों में वही 2 लाइनें गूंज रही थीं, शोर मचा रही थीं। और कभी जो दिल के मंदिर में कहीं पर टूट जाए तो मोहब्बत कांच की गुड़िया, मोहब्बत कांच की गुड़िया। और वो ऐसा कोई इस्म नहीं जानते थे जो टूटी गुड़िया को जोड़ सकता। सो दांतों में लब भींचे खामोशी से इस गुड़िया को देख रहे थे। ये खूबसूरत सी कहानी तो कंप्लीट हुई। इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।